की दौलत, अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार सुशीला जी को हिला कर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलापन की पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है, सोचते सोचते सुशीला जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीज़ों को समेटकर अलमारी में रख दिया गया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत हो गया था। यह सन्नाटा सुशीला जी को काटने को दौड़ रहा था। सुशीला जी के पति दिनकर जी का निधन हुए 15 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अकेली थी। सुशीला जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे सूरज का अपना कारोबार है और बड़ी बहू मीरा एक गृहिणी है। उनका छोटा बेटा अमित और उसकी पत्नी प्रिया बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। सुशीला जी अपने बड़े बेटे सूरज के पास रहती थी। वो बीपी और डायबिटीज की मरीज थी। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वो ज़्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वो उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें जरा सी भी असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से सुशीला जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाक्रम के बाद उनके छोटे बेटे अमित और उसकी पत्नी प्रिया को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वे दोनों वापस चले गए। अमित और प्रिया सुशीला जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन सुशीला जी की बड़ी बहू इस समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहाँ परेशान हो जाएंगी। माँ जी को यहीं रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब सुशीला जी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो जैसे उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हैं, लेकिन वो माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो हर महीने आने वाली अपने पिता की पेंशन हासिल कर सके। इसके अतिरिक्त अमित भी हर महीने बेंगलोर से अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हड़प लेते थे। एक दिन सुशीला जी ने अपने बड़े बेटे सूरज को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो अमित गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। तो सुशीला जी ने कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में, कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। तभी सूरज बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप अमित को फ़ोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए। जब वो पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूँगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुशीला जी हैरान रह गई और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आता है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयाँ तक के लिए पैसे नहीं हैं। सुशीला जी की ये बात सुनकर उनकी बड़ी बहू मीरा बोली, कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटे के पैसों पर नज़र रखती हैं। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो अपने नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा ही रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देवर जी भेज देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहू, ला मेरी बात करा दे अमित से, सुशीला जी ने कहा। तो मीरा ने फ़ोन मिलाकर सुशीला जी को पकड़ा दिया। जैसे ही अमित ने फ़ोन उठाया, सुशीला जी बोली, हेलो बेटा अमित, अरे माँ, आपका तबीयत तो ठीक है, आप कैसी हो। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं।
अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं? नहीं बेटा, ये बात नहीं है, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। आप तुरंत पैसे निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए। थोड़ी देर में सूरज के पास पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज आ गया। तब सुशीला जी बोली, बेटा आ गया पैसा? अगर पैसे आ गए हो तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता आपको। थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए सूरज उसी समय घर से बाहर चला गया। सुशीला जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। जब तक काफ़ी देर तक वह नहीं आया तो अपनी बड़ी बहू मीरा से कहा, बहू तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और ऊपर से पूरा बदन दर्द से कराह रहा है। उसी समय बड़ी बहू चिल्लाते हुए बोली, आपको तो और कोई काम है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं, आज यहाँ दर्द तो कल वहाँ दर्द। अरे बुढ़ापा है, ये सब तो होता ही रहेगा। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रहेंगे ना। बहू, वो मैं सूरज से कहा था, लेकिन वो बाहर चला गया। तभी मीरा हाथ को हवा में लहराकर तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूं? बाहर चले गए तो मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करो। सुशीला जी अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर चुप हो गई और चारपाई पर लेटी हुई अपने हालात पर आंसू बहाने लगी। इंतज़ार करते करते सुशीला जी थक चुकी थी, लेकिन सूरज रात के 12 बजे घर आया और वो भी शराब पीकर। अंदर आते ही वो अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार अपने माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर सुशीला जी समझ गई कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वो चुपचाप यूं ही पड़ी रही। ऐसे हालत में उसे कहते भी तो क्या, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई कराह रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर बेंगलोर में अमित और उसकी पत्नी प्रिया को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी अमित को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि माँ का हालचाल भी न पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी प्रिया बोली, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछती हूँ। फिर अमित बोला, नहीं नहीं, रहने दो, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होगी। वैसे भी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और कल तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें गुड़गांव जाना ही है। फ़ोन नहीं करते हैं, माँ को अचानक जाकर सरप्राइज दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, प्रिया ने कहा। तो दोनों जल्दी से घर पहुँचे और थोड़ा बहुत जो भी खाना पड़ा था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ्लाइट से वो जल्दी ही गुड़गांव पहुंच गए और टैक्सी करके सीधे घर पहुंच गए। डोरबेल बजते ही सूरज ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे अमित, तू? तभी अमित मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन मीरा को कोई खबर ही नहीं थी। वो अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। अमित और प्रिया अपनी माँ के कमरे में गए और सूरज अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी मीरा को जगाने लगा। अरे मीरा उठो, देखो अमित और प्रिया आए हैं। जैसे ही मीरा के कानों में अमित का नाम सुनाई दिया,
वो एकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हो आप? सुबह सुबह अमित कैसे याद हमका? बिखरे हुए बालों में मीरा अचंभित स्वर में बोली। तो सूरज ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अरे ये लोग अचानक कैसे आ गए? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। उधर अमित और प्रिया जब सुशीला जी के कमरे में गए तो वो सोई हुई थी। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए तो महसूस हुआ कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तपा हुआ था। उनके आसपास कोई दवाइयाँ भी नहीं रखी थी। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है, अमित बेचैन होते हुए बोला। तभी प्रिया भी इधर उधर नजरें घुमाते हुई बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी। तभी अमित ने अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाई, भैया जरा यहाँ तो आइए। उसी समय सुशीला जी की भी आंख खुल गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं, माँ खुश होकर कहने लगी। तो अमित बोला, वो सब छोड़िए माँ, आप ये बताइए, आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय सुशीला जी उठने की कोशिश करने लगी तो प्रिया और अमित ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माँ, ये थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रही हैं। तभी अमित ने फिर से अपने भाई को आवाज़ लगाई तो सूरज बोला, हाँ हाँ अभी आया। उसी समय सूरज और उसकी पत्नी मीरा दौड़ते हुए सुशीला जी के कमरे में आए तो अमित ने कहा, माँ को इतनी तेज बुखार है और आप लोगों को परवाह तक नहीं, माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। तो सूरज ने कहा, हाँ मैंने मीरा को बोला भी था कि दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी ना घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी होगी उसने। तभी उसी समय सुशीला जी दर्द से कराहने लगी तो अमित और प्रिया उनको सहारा देकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? तो सुशीला जी बोली, बेटा तो बात यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। ये सुनकर अमित और प्रिया हैरान रह गए। वे सारी दवाइयाँ लेकर उन्हें घर लेकर आए और कमरे में लिटाकर सबसे पहले कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयाँ खिलाई। थोड़ी ही देर में सुशीला जी को नींद आ गई। अमित गुस्से से अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वो कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ है भाभी? उसने गुस्से में बोला। तो मीरा घबरा गई और घबराते हुए बोली, ओ क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय सूरज घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया पहले आप एक बात बताइए, आपने माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं ला कर दी थी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तभी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? जानते हैं, माँ ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं खाई है। ये सुनकर सूरज और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने मीरा को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है तो तुम ले जाना। क्यों, ऐसी कौन से काम में बिजी थे जो इतना ज़रूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर मीरा घबराए स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती डॉक्टर के पास? दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे तो सूरज गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथों थप्पड़ खाकर मीरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए, रात को नशे में भूत होकर घर लौटे थे आप, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालने पर तुले हुए हैं। इलाज के लिए भेजे गए पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही अमित गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के मुंह पर रसीद कर दिया।
पूरा घर उस थप्पड़ के आवाज़ से गूंज उठा। सूरज अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वहीं जाम हो गया। वह चाहता तो मुकाबला कर सकता था, किंतु चुप रह गया, अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि अमित और प्रिया की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए सूरज और उसकी पत्नी मीरा चुपचाप पत्थर के मूर्ति बनकर खड़े रहे। तभी प्रिया ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जैसा तुमने अपने माँ के साथ किया है। अभी अपनी देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर अमित बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों के पास भेजते थे, वो सब कहाँ चली गई? कल जो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे, उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके। सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर अमित और प्रिया माँ के कमरे में चले गए। अमित ने अपनी पत्नी प्रिया को कहा, प्रिया तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना, उन्हें जो भी खाने का मन करे तुरंत बना कर देना। प्रोजेक्ट का काम मैं संभालूंगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में ही हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे, और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। उस पर प्रिया ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह अस्वस्थ होकर उसे प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गया। प्रिया ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर के बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। सुशीला जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था, तो प्रिया ने उनके टांगे भी दबाई। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर सुशीला जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। सूरज और मीरा प्रिया को अपनी माँ को देख रेख करते देखकर जलते भूनते जा रहे थे। इस जलन के कारण मीरा ने रसोई घर में किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया। लेकिन जब प्रिया ने सब बर्तन खाली देखे तो मीरा को आलू की सब्जी और चपाती बनाने को बोला। अब मीरा उसे मना कैसे कर सकती थी। चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए प्रिया ने सुशीला जी से पूछा, माँ जी आपका भी कुछ खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। प्रिया अपनी कॉलेज के किस्से सुनाकर सुशीला जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण सुशीला जी अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी। अपने पति के मृत्यु के बाद आज वो पहली बार हंसी थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई है। सुशीला जी के सिर में तेल की मालिश करते हुए प्रिया ने मीरा को सबके लिए डिनर बनाने को बोल दिया। नाक भौं सिकोड़ती हुई मीरा सारे काम करती रही और अपनी मदद करने के लिए अपने पति सूरज को भी उसने बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। अमित को रात को घर आते आते 8 बज गए। जब घर में आया तो अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो भी सबके साथ हंसने बोलने में मशगूल हो गया। अपनी माँ के पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ अब कैसी है तबीयत आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तेरे और प्रिया के आने से तो मेरा कमरा गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुनाकर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू, सुशीला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो प्रिया बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हैं। और अपने पति को बोली, अच्छा आप बताइए कि आपका काम हुआ या नहीं? तो अमित बोला, काम तो हो चुका है, बहुत थक गया हूँ।
न जाने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। कल घर पर आराम करके परसों यहाँ से निकलेंगे, फिर तो न जाने कब यहाँ आना होगा। फिर सुशीला जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, खूब मस्ती करो। थोड़ी ही देर में प्रिया सुशीला जी के लिए दलिया बना कर ले आई और अपने हाथ से खिलाने लगी। तभी मीरा आई और बोली, खाना तैयार है भाभी, खाना माँ के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर मीरा और प्रिया की ये बातें सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वे दोनों सुशीला जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब अमित और प्रिया के जाने का वक्त आया तो वो माँ का भी सामान पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख मीरा दौड़ी दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे ये क्या, माँ जी का सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर प्रिया ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही मीरा और सूरज दोनों ऐसे स्तब्ध रह गए मानो काटो तो खून नहीं। सूरज घबरा कर बोला, नहीं नहीं, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल में कोई कमी या लापरवाही नहीं बरतेंगे। क्यों माँ, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे सूरज की ये बात सुनकर सुशीला जी के चेहरे पर दुख के भाव उफान मारने लगे और बोली, बेटा जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाती थी कि तू कहीं रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आँख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज मेरा वही बेटा दिन रात बहते मेरी आँखों के आंसू क्यों नहीं देख पाता। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए सुशीला जी की आंखें फिर से नम हो गई। फिर अमित बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी और ये तय हो चुका है। अमित की ये बात सुनकर सूरज और मीरा दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो आज तक रुपए हड़पते आए थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेगी। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था। छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ बेंगलोर ले गए। अब ना तो सूरज के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही अमित उन्हें कोई पैसा भेजता था। मीरा और सूरज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वे माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। माँ के जाने के साथ ही सूरज की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। पैसों की कमी के चलते सूरज ने अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वो इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में मीरा हर रोज़ अपने पति सूरज के साथ झगड़ा करती। इस बात का इल्ज़ाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते रहते थे। उधर बेंगलोर जाकर प्रिया ने सुशीला जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। उनकी तबीयत सुधारने के लिए रोज़ सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रख ली। महीने भर के अंदर सुशीला जी भली चंगी हो गई। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी के वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। सुशीला जी उस समूह की एक मेंबर बन गई।
समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो सुशीला जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थी, वे अपने शौक दोबारा से जागृत करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती है और जी भर के अपने बेटा बहू पर प्यार लुटाती है। हमें अपने बुजुर्गों को हमेशा प्यार देना चाहिए। जितना प्यार हम उन्हें देंगे, उससे दुगुना प्यार लौटकर हमारे पास आएगा। घर के बुजुर्ग घर की रौनक है। उनके बिना न संसार में सुख है, न स्वर्ग में। शायद इसीलिए माँ के पाँव में जन्नत और पिता को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। इसलिए यदि हमें अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, तो सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।